रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोस्की, बाय पुकू रीडर्स। पार्ट 21। पार्ट 20 में हमने जाना अध्याय 10। और ज्यादा चाहिए तो आपको कुछ काम जो करने चाहिए। अब हम जानेंगे उपसंहार, केवल $7,000 में कॉलेज की शिक्षा। अब जब यह पुस्तक खत्म होने जा रही है और छपने जा रही है, मैं आपके साथ अपना एक अंतिम विचार बांटने जा रहा हूँ। इस पुस्तक को लिखने का खास कारण लोगों को यह सिखाना था कि किस तरह पैसे की समझ से जिंदगी की सामान्य समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। वित्तीय प्रशिक्षण के बिना हम उन्हीं घिसे पिटे फॉर्मूले के सहारे जिंदगी काट देते हैं, जैसे कड़ी मेहनत करो, बचाओ, उधार लो, बहुत ज्यादा टैक्स चुकाओ। आज हमें ज्यादा समझदारी की जरूरत है। मैं नीचे दी हुई कहानी को एक ऐसी आर्थिक समस्या के अंतिम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे कई युवा परिवार आज जूझ रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए किस तरह अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर सकते हैं और अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत के बजाय वित्तीय बुद्धि का प्रयोग किस तरह किया जा सकता है, यह इसी का उदाहरण है। मेरा एक दोस्त एक दिन अपना दुखड़ा रो रहा था कि 4 बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए पैसे की बचत करना कितना कठिन था। वह हर महीने एक म्यूचुअल फंड में $300 जमा कर रहा था और अब तक उसने लगभग $12,000 जमा कर लिए थे। उसे अपने बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए $4 लाख की जरूरत थी। उसके पास इसे जमा करने के लिए 12 साल थे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बच्चा तब 6 साल का था। यह 1991 की बात थी और उस समय फिनिक्स का रियल एस्टेट बाजार दुर्दशा में था। लोग बाग अपना घर बार बेचने में लगे थे। मैंने अपने इस सहपाठी को सुझाया कि उसके पास म्यूचुअल फंड में जो पैसा जमा है, उसके कुछ हिस्से से वह एक घर खरीद ले। यह विचार उसे कुछ जम गया और हम इस संभावना पर विचार करने लगे। उसकी मुख्य चिंता यह थी कि एक और घर खरीदने के लिए उसके बैंक में क्रेडिट नहीं था और उसके पास इतना नगद नहीं था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि किसी प्रॉपर्टी को फाइनेंस करवाने के लिए बैंक के पास जाने के अलावा दूसरे रास्ते भी होते हैं। हमने 2 हफ्तों तक मकान खोजा, एक ऐसा घर जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता हो। चुनने के लिए हमारे पास बहुत से घर थे, इसलिए हमें शॉपिंग में मजा भी बहुत आ रहा था। आखिरकार हमने एक अच्छे मोहल्ले में 3 बेडरूम और 2 बाथ वाला घर पसंद किया। मालिक उसी दिन घर बेचना चाहता था, क्योंकि वह और उसका परिवार कैलिफोर्निया के लिए जा रहे थे, जहां उसकी नौकरी उसका इंतजार कर रही थी। वह $1,02,000 चाहता था, परंतु हमने उसे $79,000 का ऑफर दिया। उसने तत्काल उसे मंजूर कर लिया। उस घर पर एक नॉन क्वालिफाइंग लोन था, जिसका मतलब यह था कि कोई बिना नौकरी वाला व्यक्ति भी उसे बैंकर के अनुमोदन के बिना खरीद सकता है। मकान मालिक पर $72,000 का कर्ज बाकी था, इसलिए मेरे दोस्त को केवल बचे हुए $7,000 का इंतजाम करना था, जो कर्ज की रकम और खरीदने की राशि का अंतर था। जैसे ही मालिक ने घर खाली किया, मेरे दोस्त ने मकान किराए पर उठा दिया। सारा खर्च निकालने के बाद, जिसमें कर्ज की किस्त भी शामिल थी, उसकी जेब में हर महीने $125 आने लगे। उसकी योजना थी कि वह मकान को 12 साल तक अपने पास रखे और हर महीने मिलने वाली अतिरिक्त $125 का उपयोग करके जल्दी से जल्दी कर्ज उतार दे। हमने अनुमान लगाया कि 12 सालों में कर्ज का एक बड़ा भाग चुक जाएगा और जब उसका पहला बच्चा कॉलेज जाएगा तो उसके पास $800 प्रति माह की आमदनी होगी। अगर उस मकान की कीमत बढ़ जाती है तो वह घर को बेच भी सकता था। 1994 में फिनिक्स में रियल एस्टेट मार्केट अचानक बदल गया और उसे उसी घर के लिए उसके किराएदार ने $1,56,000 का ऑफर दिया, जो उस घर में रहता था और उससे प्रेम करने लगा था। एक बार फिर उसने मुझसे पूछा कि इस बारे में मैं क्या सोचता हूँ, और मैंने स्वाभाविक रूप से कहा कि वह उसे 1031 टैक्स विहीन एक्सचेंज के आधार पर बेच दे। अचानक ही उसके पास लगभग $80,000 अतिरिक्त आ गए। मैंने ऑस्टिन टेक्सास में अपने एक और दोस्त को फोन किया, जिसने इस अतिरिक्त धन को एक मिनी स्टोरेज फैसिलिटी में लगा दिया। 3 महीने के भीतर उसे हर महीने लगभग $1,000 के चेक मिलने लगे, जिसे वह कॉलेज म्यूचुअल फंड में जमा करने लगा, जो अब बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 1996 में मिनी वेयर हाउस बिक गया और उसे बिक्री के हिस्से के रूप में लगभग $3,30,000 का चेक मिला, जो उसने एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिए, जिससे उसे हर महीने $3,000 से ज्यादा आमदनी होने लगी, जो उसके कॉलेज म्यूचुअल फंड में जाने लगी।
उसे अब पूरा विश्वास है कि उसका $4 लाख का लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा और इसके लिए उसे शुरुआत में केवल $7,000 और थोड़ी सी वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बच्चों को अब उतनी शिक्षा मिल सकती है जो वे हासिल करना चाहते हैं और वह अपनी मूल पूंजी का प्रयोग अपने रिटायरमेंट के लिए कर सकता है, जो अभी उसके सी कॉर्पोरेशन में निवेश की हुई है। इस सफल निवेश रणनीति के कारण अब वह जल्दी ही रिटायरमेंट ले सकता है। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इससे आपको कुछ समझ मिली होगी कि किस तरह पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया जाए ताकि पैसा आपके लिए काम करे। आज हमें बचे रहने के लिए भी पैसे की समझ की जरूरत है। यह विचार कि पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है वित्तीय रूप से नासमझ लोगों का विचार होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वे समझदार नहीं हैं। इसका मतलब केवल इतना है कि उन्होंने पैसा बनाने की कला अभी नहीं सीखी है। पैसा केवल एक विचार है। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो केवल अपने विचारों को बदल लें। हर आत्मनिर्मित व्यक्ति ने छोटे पैमाने पर एक विचार से शुरुआत की थी और बाद में इसे बड़ा किया था। यही निवेश के बारे में भी लागू होता है। शुरू करने के लिए केवल कुछ डॉलर ही काफी है और बाद में इनसे बड़ी रकम बनाई जा सकती है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो जिंदगी भर किसी बड़े सौदे के पीछे भागते रहते हैं या बड़े सौदे के लिए बहुत सा पैसा जुटाते रहते हैं, परंतु मेरी नजर में यह मूर्खतापूर्ण है। ज्यादातर मैंने नासमझ निवेशकों को अपना बड़ा अंडा एक ही समझौते में लगाते हुए और इस कारण उन्हें तेजी से बर्बाद होते हुए देखा है। वे अच्छे काम करने वाले हो सकते हैं, वे अच्छे नागरिक हो सकते हैं, परंतु वे अच्छे निवेशक नहीं थे। पैसे के बारे में शिक्षा और बुद्धि महत्वपूर्ण है। जल्दी शुरुआत करें, कोई पुस्तक खरीदें, किसी सेमिनार में जाएं, अभ्यास करें, छोटी शुरुआत करें। मैंने 6 साल से ही कम समय में $5,000 को $10 लाख की संपत्ति में बदला है, जिससे हर महीने $5,000 का कैश फ्लो आता है। परंतु मैंने यह बचपन से सीखा है। मैं आपको सिखाने के लिए इसलिए प्रोत्साहित करता हूँ क्योंकि यह इतना मुश्किल नहीं है। दरअसल एक बार आपको इसकी लत पड़ जाए तो आपके लिए यह आसान हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि मैंने अपना संदेश बहुत स्पष्टता से पहुँचा दिया है। आपके हाथ में क्या है, इस बात का निर्णय इस बात से होता है कि आपके दिमाग में क्या है। पैसा केवल एक विचार है। एक बहुत बढ़िया पुस्तक है थिंक एंड ग्रो रिच। इसका शीर्षक यह नहीं है कि कड़ी मेहनत कीजिए और अमीर बनिए। यह सीखे कि किस तरह आप पैसे से अपने लिए कठोर मेहनत करवा सकते हैं और आपकी जिंदगी किस तरह ज्यादा आसान और सुखद हो सकती है। आज इस बात की जरूरत है कि आप सुरक्षात्मक खेल खेलने के बजाय स्मार्ट बने और अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। काम में जुटे। आप सभी को 2 महान उपहार दिए गए थे, आपका दिमाग और आपका समय। यह आपके हाथ में है कि आप इनका मनचाहा उपयोग कर सकते हैं। आपके हाथ में आने वाला हर डॉलर से आपको और केवल आपको वह ताकत मिल जाती है जो आपकी तकदीर बनाती और बिगाड़ती है। अगर आप इसे मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च करते हैं तो आप गरीब रहने का विकल्प चुनते हैं। अगर आप इसे दायित्वों पर खर्च करते हैं तो आप मध्य वर्ग में बने रहने का विकल्प चुनते हैं। अगर आप इसे अपने दिमाग में निवेश करते हैं और यह सीख लेते हैं कि किस तरह संपत्तियों को बनाया जाता है तो आप दौलतमंद होने का विकल्प चुनते हैं। चुनाव आपका है और केवल आपका है। हर दिन हर डॉलर के साथ आप अमीर, गरीब या मध्य वर्गीय होने का विकल्प चुनते हैं। अगर आप इस ज्ञान को अपने बच्चे के साथ बांटने का विकल्प चुनते हैं तो आप उन्हें उस दुनिया के लिए तैयार करने का विकल्प चुनते हैं जो उनका इंतजार कर रही है। यह कोई और नहीं करेगा। आप और आपके बच्चे का भविष्य उस चुनाव पर निर्भर करता है जो आप आज करते हैं, आने वाले कल में नहीं। हम ऐसी कामना करते हैं कि आपके पास बहुत सी दौलत हो और आप जिंदगी नाम के महान उपहार से बहुत सा सुख भोगें। रॉबर्ट कियोसाकी का एजुमर्शियल, एक एजुकेशनल कॉमर्शियल। 3 तरह की आय। अकाउंटिंग की दुनिया में 3 अलग अलग प्रकार की आय होती है। नंबर 1 अर्जित आय, नंबर 2 निष्क्रिय आय, नंबर 3 पोर्टफोलियो आय। जब मेरे असली डैडी ने मुझसे कहा था स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी खोजो, तो वे मुझे यह सुझाव दे रहे थे कि मैं अर्जित आय के लिए काम करूं। जब मेरे अमीर डैडी ने कहा अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं, तो वे निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय के बारे में बात कर रहे थे।
ज्यादातर मामलों में निष्क्रिय आय रियल एस्टेट के निवेशों में हासिल होती है। पोर्टफोलियो आय पेपर एस्टेट से प्राप्त होती है। पेपर एस्टेट यानी स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड। पोर्टफोलियो आय वह आय है जिससे बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। वे अर्जित आय के द्वारा अमीर नहीं बने। अमीर डैडी कहा करते थे, अमीर बनने की कुंजी है अर्जित आय को निष्क्रिय आय या पोर्टफोलियो आय में जितनी जल्दी संभव हो सके बदलने की योग्यता। वे कहते थे अर्जित आय पर टैक्स सबसे ज्यादा लगता है, सबसे कम टैक्स निष्क्रिय आय पर लगता है। यह एक और कारण है कि आप अपने पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाएं। सरकार उस आय पर ज्यादा टैक्स लगाती है जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं, और उस आय पर कम टैक्स लगाती है जिसके लिए आपका पैसा कड़ी मेहनत करता है। मेरी दूसरी पुस्तक द कैश फ्लो क्वाड्रेंट में मैंने व्यापारी जगत में मिलने वाले 4 तरह के लोगों के बारे में समझाया है। वे है ई से एम्प्लॉय, एस से सेल्फ एम्प्लॉयड, बी से बिजनेस ओनर एंड आई से इन्वेस्टर। ज्यादातर लोग ई या एस बनना सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। द कैश फ्लो क्वाड्रेंट इन 4 तरह के लोगों में मूलभूत अंतरों के बारे में लिखी गई है और उसमें यह भी सुझाया गया है कि किस तरह अपने क्वाड्रेंट को बदला जा सकता है। वास्तव में हमारे ज्यादातर उत्पाद ऐसे लोगों के लिए बनाए गए हैं जो बी या आई क्वाड्रेंट में हैं। रिच डैड सीरीज की तीसरी पुस्तक रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में मैंने इस महत्वपूर्ण तथ्य को ज्यादा विस्तार से रेखांकित किया है कि अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में किस तरह बदला जा सकता है। अमीर डैडी कहा करते थे, सच्चा निवेशक केवल यही करता है कि वह अपनी अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदल ले। अगर आप यह जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो निवेश करना खतरनाक नहीं है। यह केवल कॉमन सेंस की बात है। आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी। आर्थिक स्वतंत्रता और ढेर सारी दौलत की कुंजी है किसी व्यक्ति की अपनी अर्जित आय को निष्क्रिय आय या पोर्टफोलियो आय में बदलने की दक्षता या योग्यता। यही वह दक्षता है जिसे माइक और मुझे सीखने में मेरे अमीर डैडी ने इतना ज्यादा समय लगाया। उस योग्यता के कारण ही आज मेरी पत्नी किम और मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम केवल इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमें काम करना अच्छा लगता है। आज हम एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के स्वामी हैं जिससे हमें निष्क्रिय आय प्राप्त होती है और हम पोर्टफोलियो आय के लिए शेयर बाजार में आईपीओ या निजी रूप से भाग लेते हैं। हमने अपनी पार्टनर सैरोन लेक्टर के साथ मिलकर यह वित्तीय बौद्धिक कंपनी भी बनाई है जो पुस्तकें, टेप और खेल बनाती और प्रकाशित करती है। हमारे सभी शैक्षणिक उत्पाद इस तरह बनाए गए हैं कि लोग वही सीख सके जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। वे योग्यता है जिनके द्वारा अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदला जा सकता है। हमने जो 3 बोर्ड गेम्स बनाए हैं वे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनसे हमें वे बातें सीखने को मिलती है जो किसी पुस्तक से नहीं सीखी जा सकती। उदाहरण के तौर पर आप केवल पुस्तक पढ़कर कभी साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। हमारे फाइनेंशियल एजुकेशन गेम्स कैश फ्लो 101 जो वयस्कों के लिए परिष्कृत खेल है और कैश फ्लो फॉर किड्स खिलाड़ियों को मूलभूत निवेश दक्षताएं सिखाते हैं कि किस तरह अर्जित आय को निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय में बदला जा सकता है। वे अकाउंटिंग और वित्तीय साक्षरता के सिद्धांत भी सिखाते हैं। ये गेम्स दुनिया में अपनी तरह के अनूठे शैक्षणिक उत्पाद हैं जो इन सारी दक्षताओं को एक साथ सिखाते हैं। कैश फ्लो 202 कैश फ्लो 101 का वृहद संस्करण है और इसमें कैश फ्लो 101 के गेम बोर्ड की ही जरूरत होती है। कैश फ्लो 101 और कैश फ्लो फॉर किड्स निवेश के मूलभूत सिद्धांतों को सिखाते हैं। कैश फ्लो 202 तकनीकी निवेश के सिद्धांत सिखाता है। तकनीकी निवेश में परिष्कृत ट्रेडिंग तकनीकों जैसे शॉर्ट सेलिंग, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, स्ट्रेडल्स इत्यादि आते हैं। कोई व्यक्ति जो इन परिष्कृत तकनीकों को समझता है पैसा कमा सकता है, चाहे बाजार ऊपर जाए चाहे अब बाजार नीचे आए। जैसे मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, एक सच्चा निवेशक ऊपर जाने वाले बाजार और नीचे आने वाले बाजार दोनों में ही पैसा कमा सकता है। उनके ज्यादा पैसे कमाने के कारणों में से एक यह होता है कि उनमें ज्यादा आत्मविश्वास होता है। अमीर डैडी कहा करते थे, उनमें ज्यादा आत्मविश्वास इसलिए होता है क्योंकि उन्हें हारने का डर कम होता है। दूसरे शब्दों में औसत निवेशक उतना ज्यादा पैसा इसलिए नहीं कमा पाता क्योंकि उसे पैसा गंवाने का डर होता है
औसत निवेशक यह नहीं जानता कि वह किस तरह नुकसान से खुद को बचा सकता है, और यही कैश फ्लो 202 में सिखाया जाता है। औसत निवेशक सोचता है कि निवेश खतरनाक है क्योंकि औसत निवेशक को प्रोफेशनल निवेशक होने का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिलता है। जैसा अमेरिकी के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बुफे का कहना है, खतरा तब होता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। मेरे बोर्ड गेम्स मूलभूत निवेश और तकनीकी निवेश की बुनियादी बातें सिखाते हैं और साथ ही लोगों को इसमें मजा भी आता है। मुझे कभी कभार यह सुनने को मिलता है आपके शैक्षणिक खेल महंगे हैं। अमेरिका में कैश फ्लो 101 की कीमत $195, कैश फ्लो 202 की कीमत $95 और कैश फ्लो फॉर किड्स की कीमत $39.95 है। हमारे सभी खेल उत्पाद संपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रम है और इनमें ऑडियो कैसेट्स, वीडियोस या पुस्तकें भी शामिल हैं। हमारी कीमतों का एक कारण यह भी है कि हम हर साल केवल एक सीमित मात्रा में ही उत्पादन करते हैं। मैं अपना सिर हिलाता हूँ और जवाब देता हूँ, हाँ वे महंगे हैं, खासकर जब उनकी तुलना मनोरंजन के लिए बने बोर्ड गेम से की जाए। और तब मैं खुद से चुपचाप यह कहता हूँ, परंतु मेरे खेल इतने महंगे नहीं हैं जितनी महंगी कॉलेज की शिक्षा है। अर्जित आय के लिए पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करनी है, ढेर सारा टैक्स चुकाना है और निवेश बाजार में अपना सारा पैसा गंवाने के आतंक में जीना है। जब इस तरह का कोई व्यक्ति ज्यादा कीमत के बारे में बड़बड़ाता हुआ जाता है तो मैं अपने अमीर डैडी की बात सुन सकता हूँ। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह की आय के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस आय को किस तरह अपने पास रखा जाए और उसे नुकसान से कैसे बचाया जाए, यही प्रचुर संपत्ति का रहस्य है। अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे, अगर आप 3 तरह की आय के बीच के अंतर को नहीं जानते हैं और आप वे दक्षताएं नहीं सीखते हैं जिनसे आप इन्हें प्राप्त और सुरक्षित कर सकते हैं, तो आप शायद जिंदगी भर अपनी ज्यादा मेहनत से कम आय प्राप्त कर पाएंगे। मेरे गरीब डैडी सोचते थे कि आपको सफल होने के लिए केवल एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी नौकरी और सालों की कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। मेरे अमीर डैडी का विचार था कि अच्छी शिक्षा महत्वपूर्ण है, परंतु उनके लिए यह भी महत्वपूर्ण था कि माइक और मैं इन 3 प्रकार की आयों के बीच के अंतर के बारे में जाने और यह भी कि हम किस तरह की आय के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए यह मूलभूत वित्तीय शिक्षा थी। 3 आयों में अंतरों को जानना और भिन्न भिन्न आय प्राप्त करने की निवेश की दक्षता को सीखना हर उस व्यक्ति के लिए मूलभूत शिक्षा है जो अमीर बनना चाहता है और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहता है। एक खास किस्म की स्वतंत्रता जो केवल कुछ ही लोग हासिल कर पाएंगे। जैसा मेरे अमीर डैडी सबक 1 में कहते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं। अमीर डैडी कहते थे, अर्जित आय वह धन है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, जबकि निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय वह धन है जिसके लिए आपका पैसा मेहनत करता है। और आयों के बीच इस छोटे से अंतर को समझना मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। यह जैसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता में अंत में है, और इसी बात से सारा फर्क पड़ता है। सीखने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका कौन सा है? 1994 में वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के बाद मैं दूसरों को अमीर डैडी की नसीहतें सिखाने के तरीके के बारे में सोच रहा था। आप पढ़ने से इतना ही सीख सकते हैं, आप पुस्तक पढ़कर साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। मुझे अचानक समझ में आया कि अमीर डैडी ने बार बार दोहराकर मुझे सिखाया था, इसलिए मैंने शैक्षणिक बोर्ड गेम्स को बनाना शुरू किया। मेरे विचार में जटिल विषयों को सीखने के लिए वे सबसे आसान और बेहतरीन तरीके हैं। अगर आप यह सीखने के लिए तैयार हैं कि किस तरह ज्यादा निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय हासिल की जा सकती है, तो आपके लिए कैश फ्लो का गेम पहला महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अगर आप अपनी वित्तीय शिक्षा को सुधारने के लिए तैयार हैं, तो आप हमारे खेल उत्पाद परखने के लिए 90 दिन की रिस्क फ्री कोशिश कर सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ यही अपेक्षा करता हूँ कि आप खेल खरीदने के बाद इन 90 दिनों में अपने दोस्तों के साथ कम से कम इसे 6 बार पूरा खेलें। अगर आपको यह लगता है कि आपने कुछ भी नहीं सीखा है या यह खेल ज्यादा मुश्किल है, तो आप खेल को अच्छी हालत में लौटा दें और हमें आपका पैसा वापस लौटाने में खुशी होगी। नियमों और रणनीतियों को समझने के लिए आपको खेलों को कम से कम 2 बार खेलने की जरूरत होगी। दूसरी बार के बाद खेलना आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको इससे मजा आने लगेगा और आपका ज्ञान तेजी से बढ़ने लगेगा।
अगर आप एक कैश फ्लो गेम खरीदते हैं और इसे नहीं खेलते हैं तो यह आपके लिए बहुत महंगा खेल साबित होगा। अगर आप इसे कम से कम 6 बार खेलते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए हर खेल एक अनमोल खेल साबित होगा। रिच डैड पुअर डैड यह मिथक तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी है। यह साबित करती है कि आपका घर कोई संपत्ति नहीं है। माता पिता को बताती है कि पैसे के बारे में उनके बच्चों को स्कूल में कुछ नहीं सिखाया जाता और इसलिए उन्हें स्कूल के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। सभी को साफ साफ बताती है कि संपत्ति क्या है और दायित्व क्या है। आपको यह सिखाती है कि भविष्य की आर्थिक सफलता के लिए अपने बच्चों को क्या सिखाएं। रॉबर्ट कियोस्की ने दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों को पैसे के बारे में सोच को चुनौती देते हुए उसे बदल दिया है, ऐसे दृष्टिकोण के साथ जो परंपरागत सोच का विरोध करता है। रॉबर्ट ने सीधी बात, अवमानना और साहस के द्वारा अपनी छवि अर्जित की है। वे पूरी दुनिया में वित्तीय शिक्षा के एक जबरदस्त समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। लोगों के वित्तीय संघर्ष का मुख्य कारण यह है कि उन्होंने स्कूल में कई साल गुजारने के बाद भी पैसे के बारे में कुछ नहीं सीखा। इसका नतीजा यह होता है कि वे पैसे के लिए काम करना तो सीख जाते हैं, लेकिन यह कभी नहीं सीख पाते कि पैसा उनके लिए किस तरह काम कर सकता है। रिच डैड पुअर डैड हर उस व्यक्ति के लिए एक शुरुआत की तरह है जो अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण करना चाहता है। इस पाठ और इस पुस्तक में इतना ही। आगे अन्य और भी पुस्तकों के बारे में जानने के लिए चैनल के साथ बने रहे। चैनल पर हर रोज शाम 5 बजे तक नेक्स्ट पार्ट की वीडियो अपलोड होती है।